हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 1 जनवरी को आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विद फुल ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आज हम लोग 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द गवर्नमेंट्स ओटीटी ओवरसाइट। एक नया बिल सरकार के द्वारा लाया गया है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल। इस बिल के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उसको चर्चा किया जाएगा। किस तरीके से इस बिल के थ्रू सरकार द्वारा ओटीटी को रेगुलेट किया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और क्या क्या कंसर्न जो है रेस किए जा रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा, इस पे चर्चा करेंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल और आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, उसे हम डिस्कस करेंगे द हॉटेस्ट ईयर। इस आर्टिकल में हम इस साल के जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर राइज हुआ है अभी तक नवंबर तक, उसके बारे में बात करेंगे और एडेप्टेशन मेजर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। दोनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर इसके अलावा आपको हमारा कंटेंट बढ़िया लग रहा है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द गवर्नमेंट्स ओटीटी ओवरसाइट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मीन्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओटीटी काफ़ी समय से न्यूज़ में है, पेंडिंग है, अभी तक नहीं पूछा गया है, आपको पूछा जा सकता है। ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ठीक, ये आपको पता है ऑलरेडी। ओटीटी के बारे में एग्जांपल बता दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। नेटफ्लिक्स ओटीटी का, अमेज़ॉन प्राइम, इसके अलावा हॉटस्टार, जियो सिनेमा, ये जितने भी ऐप हैं ये सब क्या हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म कहलाते हैं और इसके थ्रू डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। सरकार पहली बार जो है ओटीटी को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो डिजिटल कंटेंट दिया जा रहा है उसे रेगुलेट करने का ट्राई कर रही है, प्रयास कर रही है। कैसे कर रही है? सरकार के द्वारा नया बिल लाया गया है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल। इसके अंदर जो है सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी इंक्लूड कर रही है और डिजिटल कंटेंट को भी इंक्लूड किया जा रहा है। इसी आर्टिकल में हम इस बिल के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड कंसर्न्स को भी समझेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। सरकार जो है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023 का जो नया ड्राफ्ट है उसको लेकर आई है। ये पर्टिकुलर बिल किसे रिप्लेस करेगा? केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट को। जो नया बिल है उसको एक्सपांड किया जा रहा है, रेगुलेटरी ओवरसाइट को एक्सपांड किया जा रहा है सरकार की, और उसमें इंक्लूड किया जा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म को और डिजिटल कंटेंट को। जो पुराना एक्ट था वो किस किस को रेगुलेट करता था? ब्रॉडकास्टर्स, फॉर एग्जांपल स्टार प्लस चैनल, जी चैनल वाले, ये सब क्या है? ब्रॉडकास्टर कहलाते हैं। दूसरा केबल ऑपरेटर, ऑब्वियसली रेडियो, ठीक है, जो प्रसार भारती है, ये सारी चीज़ें, ऑल इंडिया रेडियो है, ये सारी चीज़ें भी रेगुलेट की जाती थी इस पर्टिकुलर एक्ट से। अब जो नया बिल लेकर आ रहे हैं उसके थ्रू एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो है डिजिटल कंटेंट प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जाएगी। नए बिल में बहुत सारी नई नई चीज़ें लाई गई है। शुरू करते हैं बिल क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नो पर्सन और ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कैन प्रोवाइड सर्विस और रन अ नेटवर्क विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन या फिर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी क्या नहीं कर सकती? सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती, नेटवर्क रन नहीं कर सकती जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन ना कर दे सरकार के पास या फिर इंटीमेशन ना कर दे सरकार को, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू ऑथराइज्ड बॉडीज़ लाइक प्रसार भारती और पार्लियामेंट चैनल। प्रसार भारती और पार्लियामेंट चैनल के अलावा बाकी कोई भी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी क्या नहीं कर सकती? प्रसारण नहीं कर सकती जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर देती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? The draft further expand the purview of broadcasting rule to the network that use internet to broadcast service। जो ड्राफ्ट है वो एक्सपांड कर रहा है, अपना रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्सपांड कर रहा है और क्या इंक्लूड कर रहा है? इंटरनेट के द्वारा जो ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो सारे प्लेटफॉर्म को भी इंक्लूड किया जा रहा है। मतलब ओटीटी और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, ये सारी सर्विसेज भी पहली बार इंक्लूड की जा रही है। लेकिन इनको इंक्लूड करने में
कुछ कंडीशंस भी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ दे हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और व्यूवर, हर OTT प्लेटफॉर्म को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर या फिर व्यूवर ना हो, तब तक कि उन्हें रेगुलेटरी मैकेनिज्म में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने होंगे ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट जो रूल्स लेकर आएगी उसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि ये लिमिट कितनी होना चाहिए। अंडर द एक्ट OTT ब्रॉडकास्टिंग सर्विस विल हाउएवर नॉट इंक्लूड अ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। ठीक है, तो OTT ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कौन से हैं? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डिफाइंड है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? फेसबुक, ट्विटर वगैरह को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनी प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्टेड थ्रू टीवी, रेडियो और अदर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज मस्ट अडेयर टू द प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजमेंट कोड विच आर येट टू बी डिफाइंड। क्या कह रहा है? कोई भी प्रोग्राम, कोई भी शो होगा, अगर आप उसे टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू या फिर OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो शो प्रोग्राम कोड के भीतर ही होना चाहिए। प्रोग्राम कोड जो सरकार ने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन जब भी बनाएगी इस कोड के भीतर रहते हुए ही प्रोग्राम को दिखाना है। इस कोड का वॉयलेशन नहीं करना है जो सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। उसी तरीके से कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है उसको भी एडवर्टाइजमेंट कोड के भीतर रहते हुए ही दिखाना होगा। इसका वॉयलेशन नहीं कर सकते, चाहे आप रेडियो से दिखाएं, टीवी से दिखाएं या फिर डिजिटल कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखाएं। ठीक, एक चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसमें करंट अफेयर प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन दिखाए जाते हैं थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़ पोर्टल, वेबसाइट, ये भी इंक्लूड होंगे। इसका मतलब ये जितनी भी चीज़ें होंगी इसमें एडवर्टाइजमेंट जो दिए जाते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट कोड के अंदर रहते ही दिखाने की ज़रूरत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ब्रॉडकास्टर विल हैव टू क्लासीफाई देयर प्रोग्राम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन कंटेंट, थीम, टोन, इम्पैक्ट एंड टारगेट ऑडियंस। ठीक है, जो ब्रॉडकास्टर होगा उन्हें अपने प्रोग्राम को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करना होगा। क्यों करना होगा? ऑब्वियसली कोई भी प्रोग्राम है आपको पता होना चाहिए वो किस ऑडियंस के लिए। अगर वो अडल्ट कंटेंट वाला है तो ऑब्वियसली वो अडल्ट ऑडियंस के लिए होगा। और ये सारा जो क्लासिफिकेशन है वो इनिशियली आपको बिगिनिंग में ही क्या करना है? डिस्प्ले करना है, ताकि जो व्यूवर्स हों वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। ऐसे नहीं कि बाद में बता रहे हो कि अरे ये तो अडल्ट कंटेंट है, बच्चों को बैठा के पेरेंट्स दिखा रहे हैं, और है ना। तो ये सारी चीज़ों का क्या करना है? ब्रॉडकास्टर को ध्यान रखना है ताकि जो व्यूवर्स हों वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स ले सकें। ठीक, बेसिकली अडल्ट कंटेंट को ना रिस्ट्रिक्ट किया जाए और अडल्ट कंटेंट को सिर्फ जो टारगेटिंग ऑडियंस हैं वही देखें, इसलिए ये प्रोविजंस लाए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशनली द बिल प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस टू एड्रेस नीड्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो बिल है उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड किया गया है। क्या इंक्लूड किया गया है? एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस भी दी जाएगी जिसके थ्रू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ की नीड को फुलफ़िल किया जाएगा। सर इसमें जो है कुछ ऐसे मेजर्स की बात की गई है जो ब्रॉडकास्टर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सजेस्टेड मेजर्स इंक्लूड ऑडियो डिस्क्रिप्शन फॉर ब्लाइंड, साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एडिंग सबटाइटल इन डिफरेंट फॉन्ट्स, साइजेस एंड कलर एंड यूजिंग एक्सेसिबल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये सजेशन दिए जा रहे हैं। ऑडियो डिस्क्रिप्शन, जो अंधे लोग हैं, है ना, जो ब्लाइंड पीपल हैं, उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन होना चाहिए, सबटाइटल जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो डिफरेंट कलर, फॉन्ट, साइज़ में होने चाहिए। ठीक है, इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी सारे प्रोग्राम का लाभ उठा सकेंगे। ठीक, इसके लिए सरकार जो है एक डिसेबिलिटी ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। अगर ब्रॉडकास्टर्स और केबल ऑपरेटर गाइडलाइंस, जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है, उसका वायलेशन करते हैं तो ये जो डिसेबिलिटी ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर है वो उन्हें पेनलाइज कर सकता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, सेल्फ रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक,
एवरी ब्रॉडकास्टर और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर मस्ट इस्टेब्लिश अ कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी। ठीक है, हर ब्रॉडकास्टर और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी विथ मेंबर फ्रॉम वेरियस सोशल ग्रुप इंक्लूडिंग वुमेन, चाइल्ड वेलफेयर, SC STs एंड माइनॉरिटीज़। ठीक है, तो CEC बनाई जाएगी जिसमें अलग अलग मेंबर रहेंगे, अलग अलग सोशल ग्रुप के, माइनॉरिटीज़ के मेंबर रहेंगे, SC STs रहेंगे, चाइल्ड वेलफेयर वाले मेंबर रहेंगे। ब्रॉडकास्टर विल बी अलाउड टू एयर ओनली दोज प्रोग्राम सर्टिफाइड बाय CEC। जो ब्रॉडकास्टर होगा उनको अपना प्रोग्राम सबसे पहले CEC के पास लेकर जाना पड़ेगा। ठीक, और CEC जो प्रोग्राम अप्रूव करेगा सिर्फ वही टीवी में दिखाए जा सकेंगे, उसे एयर किया जा सकेगा, एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक शोज एग्जम्प्ट बाय द गवर्नमेंट। सिर्फ वो शोज़ जो सरकार ने एग्जम्प्ट करके रखे हैं, जो सरकार ने अप्रूव कर दिए हैं, उनके अलावा सारे शोज़ को सर्टिफाई करना ज़रूरी है CEC के थ्रू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेंटर गवर्नमेंट जो होगी वो डिसाइड करेगी कि CEC का जो साइज़ है वो क्या होगा, अथॉरिटी कौन होगी, कोरम कितना होगा, और कौन कौन से लोगों को बेसिकली इसमें क्या किया जा सकेगा, अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन करेगी, ब्रॉडकास्टर ही करेंगे अपने में से ही। जो उनके ब्रॉडकास्टर हैं वही लोग जो है इनकी नियुक्ति करेंगे, वही लोग जो है CEC कमेटी इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगी, केंद्र सरकार। CEC बेसिकली सेल्फ रेगुलेशन के लिए है ना, ताकि एक कमेटी, सरकार कह रही है कि ब्रॉडकास्टर आप लोग खुद बनाओ, अपने में से ही बनाओ, उसमें जो लोग रहेंगे वो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप जो भी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करोगे आपको सबसे पहले CEC के पास जाना पड़ेगा, वो अप्रूव करेगा, तभी वो टीवी में, रेडियो में या फिर OTT में दिखाई देगा। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। इसके अलावा जो है 3 टायर बोर्ड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर सरकार के द्वारा लाया गया है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में। ठीक है, रिड्रेसल ग्रीवियांस मैकेनिज़्म जो सरकार ने लाई है वो क्या है, 3 टायर है। ठीक, सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन बाय ऑपरेटर्स। ठीक, अ ग्रीवियांस redressal officer will be appointed to handle complaints related to content and controversy of program and the advertisement code। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपनी होगी, ब्रॉडकास्टर्स होंगे या फिर केबल ऑपरेटर्स होंगे, उन लोगों को क्या करना है, एक ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना है। ठीक, मान लीजिए मैं टीवी देख रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, मैं सबसे पहले ब्रॉडकास्टर के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि आपका ये प्रोग्राम सही नहीं है। तो मुझे किसके पास जाना होगा, ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर के पास जाना होगा। ठीक है, अगर ये कुछ जो सब्सिक्वेंट टाइमलाइन सरकार डिसाइड करेगी उसमें ये केस को डिसाइड नहीं करते या फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता हूँ। मतलब ये फर्स्ट टायर था। ठीक, अब मैं सेकंड टायर में जा सकता हूँ जहाँ पर मेरी जो इश्यूज़ हैं उसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, जो भी मेरे ग्रीवियांसेस हैं मैं उसे एड्रेस करवा सकता हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाऊँगा। इट इज़ अ प्रपोज बॉडी ऑफ ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर और देयर एसोसिएशन विच विल गाइड देयर मेंबर टू एंश्योर कंप्लायंस विथ द broadcasting rules and deal with grievances related to content violation not resolved within a specific time frame। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, सेकेंड टायर ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म की। ठीक, अब आप लोग पहले में सेटिस्फाई नहीं हुए, जब आप फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई नहीं हुए और आपका जो प्रोग्राम आप जिसके अगेंस्ट में थे, उसके ब्रॉडकास्टिंग के अगेंस्ट में थे, आप उसके लिए कहाँ जाएंगे, टायर 2 में जाएंगे, बोलेंगे कि मैं ये प्रोग्राम चाहता हूँ, इसे बंद कर दिया जाए। ठीक है, जो ब्रॉडकास्टर था, मान लीजिए जी न्यूज़ था, जी न्यूज़ का कोई प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल DNA जो सुधीर चौधरी द्वारा लाया जाता है। अब इनका प्रोग्राम है, तो आप हो सकता है कि गुस्सा हो जाएं किसी चीज़ को लेकर के और बोलें कि मुझे बंद करवाना है। अब पहले आप GTV के पास जाएंगे, GTV मना कर देगा, कुछ भी स्पेसिफिक टाइम में उसने क्या नहीं किया, कोई भी डिसीज़न नहीं लिया, तो आप कहाँ जाएंगे, टायर 2 के पास। टायर 2 कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर GTV एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टार प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंडिया टुडे एक होगा। ऐसे मल्टीपल जो ब्रॉडकास्टर हैं इनकी एक बॉडी होगी, इनका एक एसोसिएशन होगा, सारे ब्रॉडकास्टर का एसोसिएशन मिलके सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा।
अब चूंकि ये एक दूसरे के राइवल रहे तो यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे जो आपके ग्रीवेंसेस हैं वो क्या हो, एड्रेस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया टीवी वाला भी है, वो भी देखेगा और बोलेगा कि हाँ बात तो सही है, ये प्रोग्राम ऐसी चीज़ें नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपके जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस हो सकते हैं। अब ये जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, इनके पास क्या क्या अथॉरिटी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या फिर पेनाल्टी इम्पोज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवाइजरी सेंसर्स, वार्निंग एंड मॉनेटरी फाइन्स। ठीक है, पेनाल्टी कैसी हो सकती है, या तो मॉनेटरी फाइन हो सकता है, 5 लाख से अधिक का मॉनेटरी फाइन नहीं होना चाहिए। सेंसर कर सकते हैं, मतलब जो प्रोग्राम है उसको बंद कर सकते हैं। तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है सिर्फ इतनी ही उनके पास पावर है। हो सकता है कि इंडिया टीवी वाले बोलें कि नहीं यार, ये अगर हम इन लोगों के लिए बोलते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, तो कल को ये हमारे किसी प्रोग्राम को चैलेंज करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में दे सकते हैं। तो ये सारे मिलके दोस्त भी बन सकते हैं सारे ब्रॉडकास्टर, और आप उसके बावजूद भी क्या हो, सेटिस्फाइड ना रहे, है ना, और ये प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहे, तब आप कहाँ जाएंगे, आप थर्ड टायर में जाएंगे। ठीक है, थर्ड टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में, जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। इसको कौन जो है इस्टेब्लिश करेगा, केंद्र सरकार इस्टेब्लिश करेगी। सेंटर विल इस्टेब्लिश एन एडवाइजरी काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल होगी उसे सेंटर करेगा, नियुक्त अपॉइंट करेगा, उसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होंगे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जो भी रेगुलेशन है उसका। ठीक, इसके अलावा अगर कोई वायलेशन होता है, कोई भी कंप्लेंट आती है, तो वो उसको सुनेंगे और फिर सरकार को रिकमेंडेशन देंगे। सरकार इनके रिकमेंडेशन सुनेगी और उसके बाद फिर एप्रोप्रिएट ऑर्डर और डायरेक्शन निकालेगी। याद रखना है आपको ये पॉइंट, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जो थर्ड टायर मैकेनिज़्म है, ये खुद कोई भी वर्डिक्ट नहीं सुनाएगी, आखिर में केंद्र सरकार डिसीज़न लेगी, ये केवल रिकमेंडेशन देगी। इसका आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो हम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म देखते हैं उसमें जो थर्ड बॉडी होगी या कोई भी बॉडी होती है वही फाइनली वर्डिक्ट देती है, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है और केंद्र सरकार ही फाइनल डिसीजन लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोविजन फॉर इंस्पेक्शन सीजर एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल अलाउ इंस्पेक्शन बाय गवर्नमेंट विदाउट प्रायर नोटिस। ठीक है, तो जो बिल है वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्पेक्शन अलाउ कर रहा है विदाउट प्रायर नोटिस, और अगर आपका जो इक्विपमेंट है वो सीज़ हो जाता है तो आपको 30 दिन के अंदर, अगर आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको बिल के प्रोविजंस हैं उसके अंदर रह के कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है, उसका वॉयलेशन किया जा रहा है, तो आपके जो इक्विपमेंट होंगे उसको सरकार सीज कर लेगी। ठीक है, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये भी दिया हुआ है कि अगर सरकार इस तरीके से इक्विपमेंट का सीज़र करती है तो 10 दिन के अंदर उसे नोटिस देकर बताना पड़ेगा कि किस कारण से जो है इस इक्विपमेंट के सीज़र को किया गया है। अगर 10 दिन के अंदर वो ये नोटिस नहीं देती है तो जो इक्विपमेंट सीज़ किए गए हैं उसे सरकार को लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द पेनाल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। द बिल इंक्लूड प्रोविजन फॉर पेनाल्टी सच एज रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शनेबल शो ऑर्डर्स, अपॉलॉजीज, ऑफ एयर पीरियड्स और इवन कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट कोड। ठीक है, तो बिल में पेनाल्टीज़ भी डाली गई है कि अगर आप प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजमेंट कोड को फॉलो नहीं करते हैं तो जो ऑब्जेक्शनेबल शो होंगे उसको या तो हटा दिया जाएगा, आपसे माफ़ी मांगने को कहा जाएगा, कुछ समय के लिए आपके चैनल को ही ऑफ एयर कर दिया जाएगा, या फिर ब्रॉडकास्टर का रजिस्ट्रेशन भी सरकार जो है क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। द सेंटर में प्रोहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम होगा उसका ट्रांसमिशन बंद कर देगी, और ऑपरेशन ऑफ ब्रॉडकास्टर और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बाय साइटिंग पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के नाम पर सरकार जो है किसी पर्टिकुलर चैनल को, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को और पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को क्या कर सकती है, बंद कर सकती है। किसके इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में। इसके अलावा अगर कोई भी प्रोग्राम ऐसा होता है जो
disharmony or feeling of enmity, hatred or ill will between different religious and racial, linguistic और other regional groups और caste और communities, अगर इस तरीके की चीज़ें फैलाता है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी पर्टिकुलर लोगों की भावनाओं को हर्ट करता है, किसी रिलीजन के लोगों की भावनाओं को, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों की भावनाओं को हर्ट करता है, कम्युनिटीज़ के बीच में डिसहार्मनी फैलाता है, शांति ख़त्म करने की कोशिश करता है, ऐसे प्रोग्राम को भी तुरंतली हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस सरकार के द्वारा लाए गए हैं। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, मेन कंसर्न्स क्या है, ठीक है। क्रिटिक्स फियर पोटेंशियल सेंसरशिप, जो क्रिटिक्स हैं वो क्या डर रहे हैं किस बात से कि ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं सेंसरशिप करेगा, है ना। सरकार के द्वारा सारी जो भी चीज़ें प्रोग्राम लाए जाएंगे उस पे सरकार रोक लगा सकती है जो उनके फेवर में नहीं है। ऐसे सारे प्रोग्राम जिसमें सरकार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ऐसे प्रोग्राम को सरकार क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। तो पहला जो फियर है वो क्या है, पोटेंशियल सेंसरशिप है। नेक्स्ट क्या है, इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्री स्पीच। इसका जो इम्पैक्ट होगा, चूँकि सेंसरशिप होगी, सरकार जो है रेगुलेट करने के चक्कर में बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल भी कर सकती है, उससे क्या होगा, फ्री स्पीच भी इम्पैक्ट होगी, है ना। जो आर्टिस्टिक स्पीच है वो इम्पैक्ट होगी। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग इंटॉलरेंट हो जाते हैं और फिर उसका विरोध करने लगते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स को बहुत जल्दी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो फ्री स्पीच है, जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है, वो सारी फ्रीडम पे भी क्या होगी, रोक लग सकती है, और ये पोटेंशियल कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली क्रिएटिविटी, जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की मैंने बात की, वो सारी चीज़ों को भी क्या है, खतरा है। एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स अबाउट एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग, जो बिल है उसमें एक्सेसिव जो है क्या है, डेलीगेशन के प्रावधान है ना। गवर्नमेंट को हर जगह लिखा गया है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फॉर एग्जांपल, कितने सब्सक्राइबर होंगे ओटीटी के, जिसके बाद ओटीटी इस बिल के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म के अंदर आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कैसे डिसाइड करेगी, रूल मेकिंग से। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि सरकार ही डिसाइड करेगी रूल मेकिंग से, और बार बार सरकार अपने हिसाब से उसे बदल भी सकती है, बिल लेकर नहीं आना पड़ेगा पार्लियामेंट में। तो एक तरीके से जो एक्सेसिव डेलीगेशन पावर दी गई है, रूल मेकिंग पावर दी गई है, वो भी थोड़ा खतरा है किसके लिए, जो वो कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके लिए, ठीक है। और इसके अलावा इट्स सब्जेक्टिव नेचर इम्पैक्टिंग ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर फ्रीडम, ठीक है। तो जो सब्जेक्टिव नेचर है, फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल रिलीजियस एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज़, ये सारे जो टर्म हैं इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, और इसके बेसिस पे किसी भी चैनल को कभी भी सरकार किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंसर्न है। सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। कंसर्न आपको समझ में आ गया, प्रोविज़न सारे समझ में आ गए। हो सकता है आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में अगर ये एक्ट बन जाता है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा पूरा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है द हॉटेस्ट ईयर। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। GS3 GS1 मीन्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट और एसए के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2023 अभी तक का हॉटेस्ट ईयर बताया जा रहा है WMO के द्वारा। ये चीज़ आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, इससे आप क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ लाइन होगी जिसको आप अलग अलग जगह मेंस में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये आर्टिकल मैंने लिया है। बेसिकली अगर बात करें COP21 की, पेरिस एग्रीमेंट की, तो उसमें डिसाइड किया गया था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टारगेटेड टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा राइज नहीं होना चाहिए बाय 2100, ठीक है, या फिर बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक। और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री से अधिक टेम्परेचर ना बढ़े वर्ल्ड का, ठीक है। ये एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, किससे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उस समय से हम टेम्परेचर नापेंगे
और उससे जो ओवरऑल राइज हो वो 1.5 डिग्री या फिर 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट में कई सारे ऐसे गोल थे जो हम लोगों ने डिसाइड किए थे। मज़े की बात क्या है, 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 का नवंबर तक का एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर से 1.46 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिख रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखें वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.46 डिग्री एवरेज बढ़ा हुआ है। और हम लोग टारगेट क्या कर रहे थे, 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए बाय 2100। और 77 साल पहले 2023 में ही ऑलमोस्ट कितना पहुंच गया टेम्परेचर, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर राइज 1.46। ठीक है, तो ये जो हम बड़े बड़े टारगेट कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का, ये सारी चीज़ें है ना कहीं ये टारगेट अचीव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इवन 2030 तक ये मान के चलिए कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऑन एन एवरेज प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक फैक्ट जो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा और इसके हिसाब से एडाप्टेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो WMO है उसकी जो रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय WMO, UNFCCC, UNEP वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से 2023 जो है वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड रहा है। 2023 आज तक का सबसे गर्म ईयर रहा है, सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है। इसी रिपोर्ट में एक और चीज़ कही गई है कि जो 2024 होगा वो प्लानेट का सबसे वार्मेस्ट ईयर होने वाला है। मतलब 2023 से भी उसका जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ये जो 1.46 है कहीं ना कहीं 2024 में 1.5 डिग्री तक पहुंच ही जाएगा, है ना। तो 1.5 डिग्री 2024 में ही पहुंच गया। जितना हम 2100 या फिर 21st सेंचुरी के एंड में प्लान कर रहे थे, 2100 ईयर में प्लान कर रहे थे कि इतना होना चाहिए, हमने बड़े बड़े टारगेट बनाए थे, पेरिस एग्रीमेंट साइन किए थे और दुनिया भर की चीज़ें की थी, लेकिन 76 साल पहले ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इंडिया और वर्ल्ड के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्या रीज़न का है कि 2024 और वार्मर होगा? एल नीनो के कारण। एल नीनो जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरली लैंड बहुत ज़्यादा है तो हीटिंग बहुत ज़्यादा होगी, हीटिंग ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो वार्मिंगनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जो वार्मथ है वो ज़्यादा बढ़ेगी और ओवरऑल टेम्परेचर जो होगा ग्लोबली अर्थ का वो भी बढ़ेगा। तो 2024 क्या होगा? वार्मेस्ट ईयर कहलाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है किसके द्वारा? WMO के द्वारा। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है ना। जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद जो कंट्रीज़ हैं ग्लोबली बहुत सारे एफर्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है कि लगभग 35% वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से, रिन्यूएबल के थ्रू जो है क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके थ्रू 35% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा बाय 2025 और ये भी अपने आप में बढ़िया बात है। लेकिन एक दिक्कत हमेशा आएगी कि अगर सन नहीं जो है राइज हो रहा है, ठीक है, शाइन हो रहा है, या फिर विंड नहीं चल रही है, तो जो सन के थ्रू जो सन एनर्जी ली जा रही है उस वक्त क्या किया जाएगा? जो सोलर एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वक्त क्या होगा? क्या उस समय अंधेरा रहेगा, बिजली नहीं रहेगी? या फिर जो विंड के थ्रू हम एनर्जी ले रहे हैं, विंड एनर्जी के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी? ठीक है, तो जो इंटरमिटेंट सोर्सेज हैं उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करना है। एक्सपर्ट एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें स्टोरेज पे फोकस करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के। कम से कम हफ्ते भर के लिए, इवन मंथ के लिए इन एनर्जीज़ को क्या करना है? हमें स्टोर करके रखना है। तभी हम क्या कर पाएंगे? जो सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है इस पे पूरी तरीके से रिलाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस पे रिलाय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2021 में जो ग्लासगो समिट हुआ था 2 साल पहले, उसमें कंट्रीज़ एग्री टू सेटअप लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल। 2021 में COP21 में ग्लासगो समिट के दौरान जो कंट्रीज़ हैं वो जो है एग्री कर गई थी
क्या सेटअप करने के लिए? लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल को सेटअप करने के लिए क्या हुई थी? एग्री कर गई थी। ये इसका काम क्या था? टू फैसिलिटेट द कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, मैनी ऑफ देम एट द पायलट स्टेज दैट कैन स्टॉक अप रिन्यूएबल एनर्जी। वो सारी टेक्नोलॉजी का कमर्शलाइजेशन करना जो कि अभी पायलट स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर सकती है हफ्तों तक, महीनों तक, और ये सारी चीज़ें कॉस्ट ऑप्टिमली होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर बात करेंगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और कॉम्पिटिटिव नहीं है इसका यूज़ करना। इससे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। जब तक कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ती, टेक्नोलॉजी सस्ती नहीं होती, तब तक के स्टोरेज का ऑप्शन ऑन बोर्ड नहीं है, ऑफ द टेबल दिखाई दे रहा है। तो इसी के लिए ये जो काउंसिल है वो बनाई गई है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल, ताकि ऐसी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसे कमर्शलाइज करने में मदद दी जा सके। इसके अलावा भी जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि एडाप्टेशन पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग सी वॉल्स बना लो भाई, क्योंकि जो सी लेवल है वो राइज होने वाला है। जितनी भी कोस्टल सिटी है वहाँ पर सी वॉल बनाने की ज़रूरत है। वेदर अलर्ट सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, इंस्टॉलेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम करने की ज़रूरत है, ताकि जो वाटर स्कार्सिटी वाली सिचुएशन आएगी उसको हम आराम से डील कर सकें। और इसके अलावा जो क्रॉप्स हैं उसको वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ही हमें क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल मिलेट के प्रमोशन की ज़रूरत है, जो कि ड्राई एरिया में क्या की जा सकती है? प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ऐसी क्रॉप को प्रमोट करें जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है। ठीक है, जैसे जैसे प्लानेट हॉटर होते जाएगा चैलेंज भी बढ़ते जाएंगे, और जो पीपल की डेवलपमेंट नीड्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती जाएगी, लार्ज सेक्शन पॉवर्टी में आ जाएगी। इसलिए हमें ये सारे एडाप्टेशन मेजर्स लेने की ज़रूरत है। जितने इंपॉर्टेंट मिटिगेशन मेजर्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन मेजर्स भी हैं। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।